नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयपुर स्टडी जोन पर, जिसमें आपको रीट व सीटेट का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। आज के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा भाग लेकर आए हैं। आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके मुख्य स्थलों व उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन व लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नगर नियोजन के बारे में। नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम हमने पढ़ा था कि इसमें मुख्यतः 8 शहरों का वर्णन आया है। 8 शहरों की खोज की गई थी। उसके आधार पर इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें लंबी चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें लंबी चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि नगरों की जो बसावट है वह ग्रिड शैली में यानी जाल पद्धति में बनी हुई है। इसका मतलब यही है कि सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तो एक जाल की तरह से आकृति बन जाती है। आगे देखो दोस्तों, द्विस्तरीय नगर योजना। 2 टीलों के अवशेष मिलते हैं। प्रत्येक नगर से 2 टीलों के अवशेष मिलते हैं, जिसके 2 भाग हैं। एक पश्चिमी भाग है और एक पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग का जो टीला है, पश्चिमी भाग में जो टीला है वह दुर्ग के रूप में है, जिसमें शासक वर्ग रहता था। और एक पूर्वी भाग पर टीला मिला है जिसके अंदर निचला नगर कहते हैं उसको, जिसके अंदर साधारण लोग रहा करते थे। पश्चिमी भाग के टीले के अंदर जो दुर्ग का स्थान मिला है उस दुर्ग के अंदर शासक वर्ग रहता था और पूर्वी भाग का जो टीला मिला है उसमें वहाँ पर निचला नगर बसा हुआ था, वहाँ पर साधारण जनता रहती थी। नगरों की बसावट ग्रिड शैली में अर्थात जाल पद्धति में थी। नगरों की बसावट ऐसी थी कि उसमें सड़कें जो है वो एक दूसरे को जाल बना करके समकोण पर काटती थी, तो ऐसा लगता था कि कोई जाल बना हुआ है। नगरों की बसावट ग्रिड शैली में कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ईंटों का माप, एक माप है निश्चित, वहाँ पर 4:2:1 के अनुपात में ईंटों का आकार बनाया गया है। सड़कों व गलियों के दोनों ओर भवनों का निर्माण किया गया है। सड़कों व गलियों के दोनों ओर भवनों का निर्माण किया गया था। एक पंक्ति के अंदर सारे भवन जो हैं वो एक पंक्ति के अंदर स्थित पाए गए हैं। भवनों के द्वार राजमार्गों की ओर न खुलकर गली में पीछे की ओर खुलते थे। भवनों के जो द्वार हैं वो राजमार्गों की तरफ न खुल करके पीछे गली में पीछे की ओर खुलते थे। भवनों में स्नानागार बने हुए थे। तो आज की तरह का परिवेश वहाँ पर था, जैसे अभी स्नानागार पाए जाते हैं वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय स्नानागार मिले हैं। आगे देखिए दोस्तों, सामाजिक जीवन पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें सबसे पहले आती है समाज की संरचना। सिंधुकालीन जो समाज है वह 4 वर्गों में विभक्त था। पहला है विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यवसायी और चौथा है श्रमजीवी। इन 4 वर्गों के अंदर समाज बटा हुआ था। इसके बाद में देखिए दोस्तों, परिवार समाज की मूलभूत इकाई थी। परिवार समाज की मूलभूत इकाई थी।
एकल परिवार प्रणाली थी। उस समय एकल परिवार प्रणाली थी, संयुक्त परिवार प्रणाली का अभाव था। उस समय संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण परिवार की जो विशेषता है सिंधु घाटी समाज में कि एकल परिवार पाए जाते थे, संयुक्त परिवार प्रणाली का अभाव पाया गया था। इसके विपरीत देखिए दोस्तों, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उसमें संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती थी। ठीक है। महिलाओं की स्थिति उन्नत थी, इसका प्रमाण था परिवार मात्र सत्तात्मक थे। वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर परिवार की स्थिति कैसी थी, पितृसत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक। तो परिवार मातृ सत्तात्मक थे। जैसे अभी के समय में हमारे परिवार जो हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं, नाम के आगे पिता का ही सरनेम लगता है। इसी प्रकार से सिंधुकालीन समाज में माता के हिसाब से, माता के अनुसार सरनेम लगता था, इसलिए परिवार मातृ सत्तात्मक थे। आगे देखिए दोस्तों, भोजन। भोजन है, सिंधुवासी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। भोजन सिंधुवासी जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। भोजन में सिंधुवासी जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गा, मछली आदि का मांस खाते थे। इसके अलावा देखिए गेहूं, जौ, चावल, फल, सब्जियों का सेवन भी किया करते थे सिंधुवासी। इसके बाद में दोस्तों देखिए आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के साधन क्या थे सिंधुवासियों के। शतरंज खेलते थे, संगीत सुनते थे, नृत्य किया करते थे और जुआ खेलते थे। ये इनके मनोरंजन के साधन थे। और इम्पोर्टेंट है कि शिकार करना इनका मनोरंजन का प्रमुख साधन था। पूछ लिया जाए सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था, कि शिकार करना। अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार देखिए दोस्तों 3 प्रकार से होता था। शव को जमीन में गाड़ देते थे। एक प्रकार तो यह है कि शव को पूरा का पूरा ही जमीन में गाड़ देते थे। दूसरे में देखिए दोस्तों, कुछ लोग शव को जलाकर उसकी राख जमीन में गाड़ते थे। शव को जला करके पहले टाइप में तो आ गया कि शव को पूरा का पूरा जमीन में गाड़ देते थे। दूसरे प्रकार के अंदर शव को जला करके उसकी राख को जमीन में गाड़ते थे। तीसरा देखिए, कुछ लोग शव को पशु पक्षियों के भक्षण हेतु छोड़ दिया करते थे। यानी पशु पक्षियों के खाने के बाद में जो अस्थियां बचती थी उन अस्थियों को जमीन में गाड़ देते थे। इस प्रकार से अंतिम संस्कार की जो प्रणाली है वह 3 प्रकार से चलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले कृषि के अंदर देखिए गेहूं, जौ मुख्य खाद्यान्न थे। सिंधु वासियों का जो मुख्य खाद्यान्न था वह था गेहूं और जौ। लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे वो लोग। लकड़ी के हल पाए गए हैं, इससे पता चलता है कि लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। बनवाली से हल का जो साक्ष्य मिला है उसके आधार पर यह बात कही गई है। सिंचाई हेतु तालाब, नदी, कुएं, वर्षा के पानी का प्रयोग किया करते थे। चावल का प्रयोग करते थे। लोथल से पता चला है हमें, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई सिंधुवासी जो है चावल का प्रयोग किया करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, विश्व में कपास की खेती के प्रमाण सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही मिलते हैं। सबसे पहले कपास की खेती की गई थी वह सिंधु सभ्यता में ही की गई थी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, इसका मतलब वहाँ पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खेती भी की जाती थी। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि जुते हुए खेत के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो क्या हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों, पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पशुपालन किस प्रकार से किया जाता था। कृषि के पश्चात पशुपालन सिंधु वासियों का प्रमुख पेशा था। यानी पहला पेशा मुख्य रूप से तो था कृषि करना। सिंधु वासियों का जो पहला व्यवसाय था, जो काम करते थे, वो कृषि से संबंधित करते थे। उसके पश्चात पशुपालन उनका दूसरा प्रमुख पेशा था। अब देखिए वो किन किन जानवरों को पालते थे। बैल, ऊंट, भेड़, बकरी, गधे, सूअर, हाथी आदि जानवरों को वो पालते थे। इम्पोर्टेंट है आगे का, सूरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। एकमात्र स्थल है जहां से घोड़े की अस्थियां मिली है, सूरकोटड़ा से। लेकिन इस पर भी विद्वानों के अंदर मतभेद है। कहीं कहीं कहा जाता है कि घोड़े और गाय से अपरिचित थे सिंधुवासी, और एक तरफ कहा गया है सूरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। तो कुछ विद्वान सही मानते हैं और कुछ विद्वान गलत मानते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा विद्वानों में मतभेद है। आगे देखिए दोस्तों, कुबड़ वाले बैल का महत्व था। एक कुबड़ वाले बैल का चित्र मिला है, उसके अंदर कुबड़ है बैल के। तो ये कुबड़ वाला बैल भी कई बार पूछा गया है सवाल दोस्तों। तो इस कुबड़ वाले बैल का भी काफ़ी महत्व है सिंधु सभ्यता के अंदर। एक सींग वाला गेंडे का साक्ष्य मिला है। एक सींग वाले गेंडे का साक्ष्य मिला है, जिसको यूनिकॉर्न कहा गया है। यूनिकॉर्न, अगर गेंडा नहीं पूछेंगे तो यूनिकॉर्न के नाम से पूछ लेंगे। तो एक सींग वाले गेंडे का साक्ष्य भी मिला है। गाय से अपरिचित थे। गाय देखो वैदिक काल के अंदर हम पढ़ेंगे गाय का बहुत महत्व था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गाय से अपरिचित थे लोग। इसके बाद में शिल्प व्यवसाय। शिल्प व्यवसाय के अंदर देखिए दोस्तों, मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाते थे। कई स्थानों से मिट्टी के बर्तन और खिलौने पाए गए हैं। तो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाते थे। सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है इनकी पक्की ईंटों का निर्माण करना। उस जमाने में पक्की ईंटें बनाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, इसलिए ये इनकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। सवाल पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कौन सी है, तो पक्की ईंटों का निर्माण करना। आगे देखिए, सोने, चांदी, कांसे व तांबे से परिचित थे। धातुओं के अंदर ये लोग सोने, चांदी, कांसे और तांबे से परिचित थे। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को तो कहा ही कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है, क्योंकि कांसे का बहुतायत में वहाँ पर प्रयोग किया जाता था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। लोहे की जानकारी इनको बिल्कुल भी नहीं थी। लोहे की जानकारी सिंधु वासियों को बिल्कुल भी नहीं थी। मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। मोहनजोदड़ो से 12 सेंटीमीटर लंबी कांसे की मूर्ति मिली है, जिसमें जूड़ा बांधे एक युवती नृत्य मुद्रा में है। तो पूछ लिया जाए सवाल कि कांसे की बनी हुई नृत्य करती हुई युवती की मुद्रा कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। वस्त्र निर्माण और आभूषणों के निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता से वस्त्र निर्माण और आभूषणों के निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। नृत्य करती हुई एक युवती की मुद्रा मिली है। 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। तो वह कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। आगे देखिए, व्यापार वाणिज्य कैसे क्या क्या करते थे। तो सबसे पहले व्यापार जल व थल दोनों मार्गों से होता था। जल मार्ग से भी होता था और थल मार्ग से भी होता था, स्थल मार्ग से। इसका प्रमाण सड़कों के निर्माण व लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य भी से मिलता है। यानी लोथल से एक जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दोस्तों, गोदीबाड़ा, लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीबाड़ा का क्या अर्थ है, छोटा बंदरगाह। तो सड़कों का निर्माण किया था उन लोगों ने, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं और एक जहाज का चित्र भी मिला है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यापार जो है जल व स्थल दोनों मार्गों से
होता था। क्रय विक्रय का माध्यम वस्तु विनिमय था, यानी वस्तु लेन देन में काम में लेते थे उस समय, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन ही नहीं था, सिक्कों का प्रचलन ही नहीं था उस समय। तो लोग जो है वो वस्तु दे करके, जिसको जिसकी जरूरत होती थी वस्तुओं को दे करके ही अपना काम चलाते थे। तो क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें मिली है। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें मिली है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार होता था। फारस की मुहरें मिली है। इससे भी पता चलता है कि फारस के साथ में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। तो इन दोनों से पता चलता है कि हमारे यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से विदेशी व्यापार किया जाता था। सिंधुवासी तांबा गणेश्वर राजस्थान से मंगवाते थे। सिंधुवासी जो थे वो तांबे का आयात कहाँ से किया करते थे? गणेश्वर एक स्थान का नाम है, राजस्थान से मंगाते थे। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा गया है? गणेश्वर को। तो यहाँ से वे तांबा मंगाते थे। सोना दक्षिणी भारत से मंगवाते थे और लकड़ी कश्मीर से मंगाते थे ये लोग। अब मापतोल देखिए दोस्तों। मापतोल जो है वो अधिकांश बाट, तोलने के जो बाट होते हैं वो घन के आकार के मिले हैं। घनाकार, घनाकार देखो दोस्तों, ये इस तरह से घन बनता है, इस तरह की आकृति होती है घन के आकार की। तो मापतोल जो है बाट से किया करते थे और बाट घन के आकार के मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, बाट 16 व इसके गुणकों में मिले हैं, जैसे 16, 32, 48, इस तरह के 16 के गुणज के अंदर ही बाटों के नाप मिले हैं। तराजू के अवशेष भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि चीज़ों को, वस्तुओं को नाप तोल करके दिया जाता था। धार्मिक जीवन में देखिए दोस्तों, इसकी जानकारी, धार्मिक जीवन की जानकारी जो है वो मुहरों व चित्रों से मिलती है। सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन की जानकारी हमें मुहरों से और चित्रों से मिलती है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी, लिंग की पूजा की जाती थी और एक योगी का चित्र मिला है। योगी का चित्र मिला है ध्यान की मुद्रा के अंदर। ये 3 सींग है इसके सिर के ऊपर। इस योगी के सिर के ऊपर 3 सींग है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, देखिए। और ये ध्यान की मुद्रा में है, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं और इनके बाईं तरफ गेंडा और भैंसा दोनों के चित्र हैं। बाईं तरफ तो गेंडे और भैंसे का चित्र है और दाहिनी तरफ हाथी और बाघ का चित्र बना हुआ मिला है। तो एक योगी का चित्र मिला है और ये 3 सींग उगे हुए हैं इनके सिर पे और गेंडा भैंसा इनकी बाईं तरफ है और हाथी और बाघ दाहिनी तरफ है और ये ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। इसे पशुपति शिव का रूप भी माना गया है। पशुपति शिव का रूप इनको माना गया है। देखो दोस्तों, मार्शल नाम के एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने ये जो योगी का चित्र बना हुआ मिला है, इनको आद्य शिव के नाम से पुकारा है। मतलब उन्होंने कहा है कि यह आद्य शिव हो सकते हैं। पशु पूजा में देखिए दोस्तों, कुबड़ वाले बैल की और नाग की पूजा की जाती थी। ये कुबड़ वाला बैल बहुत इम्पोर्टेंट है और पशु पूजा के अंदर कुबड़ वाले बैल की और नाग की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा के अंदर देखिए दोस्तों, पीपल के पेड़ की, बबूल के पेड़ की और तुलसी की पूजा की जाती थी। वृक्षों के अंदर पीपल, बबूल और तुलसी की पूजा की जाती थी। प्रतीक चिन्ह में देखो, पूजा में क्या काम में लेते थे? स्वास्तिक चिन्ह। जो हम आज स्वास्तिक बनाते हैं वह हड़प्पा से मिला है स्वास्तिक का चिन्ह और सिंधुवासी प्रतीक पूजा के अंदर इसका इस्तेमाल किया करते थे। अग्नि पूजा में देखिए दोस्तों, अग्निकुंड मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय अग्नि की भी पूजा की जाती थी।
इसका प्रमाण देखिए दोस्तों, कालीबंगा व लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि सिंधुवासी जो है अग्नि की पूजा भी किया करते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है दोस्तों कि जब पूजा किया करते थे तो मंदिर भी होंगे, लेकिन देखिए पूजा होती थी लेकिन मंदिर के अवशेष कहीं से भी नहीं मिले हैं। इतनी सारी पूजा वो लोग किया करते थे, पशुओं की, वृक्षों की, प्रतीक पूजा, अग्नि पूजा, लेकिन देखिए पूजा होती थी मगर मंदिर के अवशेष किसी भी स्थान से नहीं मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आगे देखिए सिंधुवासियों की जो लिपि थी उसके बारे में पढ़ते हैं हम। सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था, सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था, सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था, मगर आज तक वह पढ़ी नहीं गई है। लिखी हुई तो मिली है, चित्रों के रूप में, अक्षरों के रूप में लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन उसको आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। 1925 में देखिए दोस्तों, 1925 के आसपास एक वेल्डन नाम के विद्वान हैं, एक वेल्डन नाम के विद्वान हैं, उन्होंने 1925 में इसको पढ़ने का प्रयास किया था, मगर उनको भी सफलता नहीं मिली और आज तक किसी ने भी इसको पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए तो इसके आधार पर इसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक युग उसे कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता मानी गई है। सिंधुवासी अपने भाव चित्रों से व्यक्त करते थे, इसलिए इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। सिंधुवासियों की जो लिपि थी उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे अपने मन के जो भाव हैं वो चित्रों से व्यक्त किया करते थे। इस लिपि को अंग्रेजी में ब्रुस्टोफेदन लिपि कहते हैं, ब्रुस्टोफेदन लिपि कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसका नाम हो जाएगा भाव चित्रात्मक लिपि। पूछ लेंगे कि सिंधुवासियों की लिपि को क्या कहा जाता है, तो ब्रुस्टोफेदन लिपि, या ऐसे पूछ लिया जाएगा ब्रुस्टोफेदन लिपि किन लोगों की लिपि थी, तो सिंधुवासियों की लिपि थी। अब देखिए दोस्तों ये कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। देखिए ये मैंने छोटा सा चित्र बनाया है, इसके अंदर देखिए दाएं से स्टार्ट होकर के बाएं जाती थी, फिर बाएं से वापस दाएं आती थी, फिर दाएं से वापस बाएं जाती थी। तो सिंधुवासियों को जो लिखने का तरीका था वो था दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। देखिए सबसे बड़े अक्षर मिले हैं धोलावीरा से, धोलावीरा से सबसे बड़े अक्षर मिले हैं। तो दोस्तों ये थी सिंधुवासियों के लिखने की लिपि। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक हमने सिंधुवासियों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन, लिपि इत्यादि के बारे में पढ़ा। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आगे करवाने जा रही हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं सिंधु सभ्यता के। सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक खोजे गए स्थल गुजरात में मिले हैं। सर्वाधिक जो स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वह गुजरात में खोजे गए हैं, गुजरात से मिले हैं ये। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार, मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिले हैं वह सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। पूछेंगे सवाल कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो अन्नागार हो जाएगा। स्नानागार भी मिले हैं लेकिन सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार हो जाएगी। एक सवाल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। अग्निकुंड लोथल व कालीबंगा दोनों से मिले हैं, लोथल व कालीबंगा दोनों से मिले हैं अग्निकुंड। अब देखिए आगे, रंगपुर व लोथल से चावल के दाने मिले हैं, रंगपुर व लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर से देखिए दोस्तों चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और देखिए लोथल से चावल के दाने मिले हैं, तो दोनों ही जगह से चावल के साक्ष्य हमें मिलते हैं। स्टुअर्ट पिगट
वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि किस विद्वान ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। इसमें से देखिए कितने सवाल बनते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाएगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानियां बताया है, कि स्टुअर्ट पिगट ने। दूसरा सवाल है स्टुअर्ट पिगट ने किन दो शहरों को, किन दो नगरों को जुड़वा राजधानियां कहा है, कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को। तीसरा सवाल पूछ लिया जाए स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या कहा है, कि जुड़वा राजधानियां कहा है। आगे देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे नया शहर धोलावीरा 1990-91 के अंदर खोजा गया था। शहर की बात है दोस्तों, शहर खोजा गया है, सबसे नया खोजा गया शहर था धोलावीरा। इसके आगे देखिए, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये तो है शहर और ये है स्थल, जबकि सबसे नया स्थल बुनाल हरियाणा के अंदर खोजा गया 1997 के अंदर। शहर की बात आए तो हमें करना है धोलावीरा, और स्थल की अगर बात आए तो करना है हमें बुनाल। बुनाल हरियाणा के अंदर है जो 1997 में खोजा गया था। तो सबसे नया स्थल बुनाल हरियाणा और सबसे नया शहर धोलावीरा 1990-91 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी सवाल लिए गए हैं दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छी तरह से पूरा वीडियो देख करके पढ़िएगा दोस्तों। विश्व में कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिले हैं। कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही करने के प्रमाण हमें मिलते हैं। सिंधु सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। कोई राजा वगैरह का इधर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अनुमान लगाया गया है कि उस समय व्यापारी वर्ग या फिर पुरोहित वर्ग का वहाँ पर शासन चलता था। ये महत्वपूर्ण दो वर्ग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता को चलाते थे, शासित करते थे। आगे देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। जब हम पढ़ते हैं कि इतनी अच्छी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, हर तरह की वहाँ पर सुविधा थी, तो फिर इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो इसके दो प्रमुख कारण प्रसिद्ध है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के दो कारण प्रसिद्ध है। पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में देखिए दोस्तों, भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं, जलवायु परिवर्तन भी बताया जाता है और बाढ़ को भी इसका कारण बताया जाता है। तो प्राकृतिक कारण हो जाएगा पहला कि भूकंप, जलवायु परिवर्तन या बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। और दूसरा है आर्यों का आक्रमण। बताया जाता है कि आर्यों ने भी आक्रमण किया था, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। इसमें सहमति जताई है मार्टिनर व्हीलर ने। मार्टिनर व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, चन्हूदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे। मांडा जो हमारा उत्तरी बिंदु है, सर्वाधिक उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो बिंदु पाया गया है वह है मांडा। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हमारा इधर पूर्वी, सर्वाधिक पूर्वी जो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, यूपी मेरठ के अंदर है, यूपी के अंदर है, हिंडन नदी के किनारे। सूतकांगे डोर दाश्क नदी के किनारे, सूतकांगे डोर दाश्क नदी के किनारे है। और ये देखिए दोस्तों, ये सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु है जो कि पाकिस्तान के अंदर है। सूतकांगे डोर सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है सूतकांगे डोर। और ये कौन सी नदी के किनारे है?
दाश्क नदी के किनारे पर है। अब देखिए दोस्तों, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय जीवन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और लिपि के, धार्मिक जीवन व लिपि के बारे में पढ़ा है। दोस्तों हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि रीट से संबंधित सभी टॉपिक की जो है जानकारी आपको आसानी से ज़्यादा दे पाएँ। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल से और देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए हम अगला वीडियो लेकर के जल्द ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।